हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल ज्ञान कुटुंब एकेडमी में। साथियों, आज हम पांचवा पार्ट लेके करंट अफेयर्स का आ गए। थोड़ा सा विलम्ब इसलिए हुआ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम पीसीएस का लगा हुआ था संडे को। और पेपर आप लोग ज़रूर देखिएगा पीसीएस का, किस प्रकार का पैटर्न आ रहा है, क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि अब बिल्कुल बैल की तरह सींग लगा के नहीं पढ़ाई करनी, थोड़ा टेक्निक से पढ़ाई करना ही पड़ेगी। पेपर जो है अब थोड़ा सा बदलाव की तरफ बढ़ चुके हैं। कुछ भी हो, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, कुछ सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी हैं, और लेकिन उनको गहराई में ही पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप डिटेल्ड नॉलेज नहीं रखेंगे तो अब आपका कहीं भी सिलेक्शन नहीं होगा, ये मान के चलिए। बाकी मैं ये बात केवल ग्रुप बी जो आपका होता है ऑफिसर्स पोस्ट के लिए, उसके लिए बेसिस कर बता रहा हूँ। और नीचे वाली पोस्ट पे अगर क्वेश्चन नॉर्मल भी आएंगे ना तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो कट ऑफ का मेंटल प्रिपेयर कर लीजिए कि 75 से 80% अब कट ऑफ जा रही है। जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूँ। ओबीसी भी इसी रेंज में है, उनकी कट ऑफ अब जनरल के बराबर ही जाने लगी है। अगर कहीं कम भी जाएगी तो एक आध नंबर कम जाती है, इससे ज़्यादा नहीं जाती है। तो थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहिए और तैयारी करते रहिए। करंट अफेयर्स मैं आपको बता दूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं और जो मैंने खुद पढ़ी है, इसमें पीसीएस के लगभग 80% करंट के क्वेश्चन मिल गए मुझे। 80 से 90% मैं कहूँ तो। ठीक है, एक आध क्वेश्चन जो है इसमें नहीं था, लेकिन बाकी क्वेश्चन सारे जो भी मैं आपको दे रहा हूँ ये मिल गए। तो सोचिए रेलवे वाले में भी आपको बहुत फ़ायदा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट द्वारा किस विधि आयोग के गठन की स्वीकृति दी गई है। तो ये नंबर भी आजकल बहुत पूछा जाने लगा है कि कैबिनेट में कौन सा विधि आयोग सेलेक्ट किया गया है, कौन सा नंबर है वो, अभी तक कौन सा चल रहा था। पिछला भी याद रखिए, अगर अभी का पता है तो पिछला वाला आप बता ही लेंगे। तो अभी जिसको स्वीकृति मिली है साथियों, वो है आपका 22वें विधि आयोग को मिली है। किसको मिली है? 22वें विधि आयोग को। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्वीकृत करता है इसको स्वीकृति कौन देता है? वो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है आपका, सेंट्रल मिनिस्टर्स का जो मंडल होता है वो। और इसकी तिथि 19 फरवरी को। तो पहले तो ये याद रखिएगा स्वीकृति कौन देता है, ये याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसकी स्वीकृति मिलती है विधि आयोग की। ठीक है, आयोग का पदाधिकारी में संख्या दी है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। कितने, कौन सा कालिक होता है? पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं इसमें, है ना। आयोग में कितने अधिकारी हो गए? 5। तो ये प्योर वाले हो गए। एक हो गया सचिव, विधिक मामले एवं विधायी मामले के सचिव, और अंशकालिक सदस्य होते हैं, अधिकतम 5 होते हैं। तो कुल मिला के संख्या भी आपको याद रखनी है। पूर्णकालिक अध्यक्ष 1 हो गया, पूर्णकालिक सदस्य उसके 4 हो गए, सचिव हो गया, और अंशकालिक अधिकतम 5 सदस्य और हो गए। क्या हो गया? आयोग का कार्य क्या है? ऐसे कानून की पहचान करना जिन्हें तत्काल निरस्त किया जाना है। मतलब ऐसे कानून जिनको की ज़रूरत अब नहीं रह गई है उनको निरस्त करना, ये इसका काम है, तभी इसका नाम है विधि आयोग। ठीक है, तो क्या क्या कार्य है? वर्तमान कानूनों की जांच परख करना, संशोधन के उपाय सुझाव देना, अपनी कानून प्रणाली के तैयार करने में अन्य देशों द्वारा दिए गए अनुरोधों का जवाब देना, कानूनों को सरल बनाने हेतु संशोधित करना। तो ये सारे विधिक काम जो हैं इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2020 में तिलहन उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई? तो तिलहन के लिए आपसे कह रहा है, तो हरियाली मिशन। सोचिए इसमें क्या हो सकता है। हरियाली मिशन होगा, वनस्पति मिशन होगा, कि आपका मृदा मिशन होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। हरियाली तो लग नहीं रहा है क्योंकि तिलहन का पीली क्रांति संबंधित संबंध है, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। मृदा किशन मिले, वनस्पति भी नहीं लगा। तो इनमें ऑप्शन जो होगा वो आपका होगा, ये सभी गलत हो गए। ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। अब तो होगा क्या? तो वो होगा आपका तिलहन मिशन। भाई तिलहन का मिशन है, बहुत ईजी से याद रखिए, तिलहन मिशन है, तिलहन के नाम से होगा। ठीक है, कि कौन मंत्री है? कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। पहले तो यही मालूम होना चाहिए हमारे। ठीक है, 19 फरवरी को ये लॉन्च हुई योजना। मंत्रालय कृषि मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय है ये। उद्देश्य क्या है? तेल बीज उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। भारत का 4था स्थान है तिलहन उत्पादन में। यूएस पहले पे है, चीन, ब्राज़ील, और भारत का दुनिया में 4था सबसे बड़ा वनस्पति तेल उत्पादक देश है। ठीक है, और तिलहन उत्पादक राज्य भी आप याद कर लीजिए। वैसे कृषि का अगर डिटेल में डालूंगा, आपको बीच में डाल दूंगा, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, वो भी मैं डाल दूंगा। एक दिन ऐसा करूंगा, कृषि और खनिज का एक रिपोर्ट जो है वो पेपरों में बहुत पूछी जाती है। मैं कह रहा हूँ ना, वो पढ़िए जो आ रहा है, तो वो भी मैं डाल दूंगा। तो कृषि तिलहन उत्पादन में अब जो है वो मध्य प्रदेश राज्य आगे है, फिर राजस्थान, फिर गुजरात है। ठीक है,
आइए आगे बढ़ देखते हैं। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में पहली बार पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई। यूपी का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू कहाँ करी गई है? लखनऊ में, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, तो आप याद रखिए लखनऊ और गौतम बुद्ध दोनों जगह करी गई है, लखनऊ और गौतम बुद्ध दोनों जगह, क्योंकि लखनऊ जो है प्रणाली जो है 2 कमिश्नर मतलब एक तरीके से रखे गए हैं, एक लखनऊ के लिए, एक नोएडा जोन के लिए। मतलब वो जो उधर का एरिया है नोएडा और गाजियाबाद, उधर सब पूरा जो कवर करेगा, और लखनऊ वाला सेंटर से, तो मतलब 2 कमिश्नर प्रणाली यहाँ पर शुरू की गई है। ठीक है, ये आपको बता दिया। हाँ, तो कमिश्नर देख लीजिए कौन कौन बने हैं। सुजीत पांडे लखनऊ के हैं पुलिस कमिश्नर, आलोक सिंह गौतम बुद्ध नगर के। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहले भारत में पुलिस कमिश्नर प्रणाली 15 राज्यों 63 नगरों में है ऑलरेडी। सर्वाधिक महाराष्ट्र के 11 नगरों में है। सबसे ज़्यादा पुलिस कमिश्नर कहाँ है? सर्वाधिक 11 नगरों में वहाँ के। ठीक है, दूसरा है स्थान तेलंगाना का। तो याद रखिएगा कमिश्नरी में सबसे ज़्यादा जो कमिश्नर हैं वो 11 नगरों में महाराष्ट्र के हैं, दूसरे में तेलंगाना का है। ठीक है, फिर पूर्वोत्तर केवल असम और नागालैंड में एक ज़िले में है। ठीक, ये याद रखिएगा। इस तरीके से थोड़ा डाटा है, तो महाराष्ट्र और तेलंगाना याद रखिएगा, जहाँ 11 और 9 कमिश्नरीज हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे वालों, बिल्कुल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर देखिए। भारत के किस रेलवे जोन को भारत का पहला ऊर्जा तटस्थ रेलवे जोन घोषित किया गया है? ऊर्जा तटस्थ रेलवे जोन घोषित किया गया है उत्तर मध्य रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा जरूर जाएगा, मैं कह रहा हूँ दावे से। इसका जो है आपका आंसर है दक्षिण मध्य रेलवे। कौन सा है? दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे ऊर्जा तटस्थ रेलवे जोन के बारे में देख लेते हैं। ये भारत का पहला ऊर्जा तटस्थ रेलवे जोन है। इसका मुख्यालय भी पूछा जा सकता है, इसका मुख्यालय है सिकंदराबाद। कहाँ है? सिकंदराबाद। ठीक है, सम्मिलित स्टेशन, इसमें 13 स्टेशन सम्मिलित हैं। ठीक है, जिनको ऊर्जा तटस्थ स्टेशनों में परिवर्तित किया गया है। महाप्रबंधक जो है इसके गजानन माल्या हैं। कौन है? गजानन माल्या। लगभग 1.3 लाख यूनिट वार्षिक इसका जो है उत्पादन होगा ऊर्जा स्टेशनों पर, जो 13 स्टेशन है। तो आप ऐसे याद रखिए 13 स्टेशन, 13 ही कुछ है, लेकिन 1.3 लगा लीजिएगा, 1.3 लाख यूनिट वार्षिक होगा। ठीक है, तो ऊर्जा तथा सभी बिजली की ज़रूरतें सौर ऊर्जा के माध्यम से यहाँ पर पूरी की जाएंगी। ठीक है, जिससे स्टेशनों पे पारंपरिक ऊर्जा की खपत शून्य हो जाती है। पारंपरिक मतलब वही आपका जो जैसे बिजली बनती है उनसे, उनकी जगह सौर ऊर्जा को प्रेफरेंस दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2020 में किस भारतीय बैंक ने देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए नया नारा दिया है? नकदी भव्य है और डिजिटल दिव्य है। नकदी भव्य है, डिजिटल दिव्य है। मतलब एक तरीके से कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। ये किसने कहा है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया व पंजाब नेशनल बैंक ऑफ। तो ये भैया जो सब बैंकों का पिताजी हैं वही हैं, आरबीआई ने कहा है। किसने कहा है? आरबीआई ने कहा है। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य वही है, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना है। तो ये थोड़ा सा डिटेल है, आप देख लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2020 में हुए ऐतिहासिक ब्रू रियांग समझौते के तहत ब्रू रियांग परिवारों को किस राज्य में बसाया जाएगा? तो ब्रू रियांग समझौता है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रू रियांग समझौता के तहत ब्रू कहाँ बसाया जाएगा ये पूछ रहा है, और कहाँ से बसाया जाएगा ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो अभी मैं बताऊँगा आपको। तो ये है त्रिपुरा में इनको बसाया जाएगा। कहाँ बसाया जाएगा? त्रिपुरा में इनको बसाया जाएगा। है क्या ये चीज़? ब्रू रियांग शरणार्थी संकट के समाधान हेतु समझौता है। तो है क्या? बेसिकली मिजोरम और त्रिपुरा सरकार के बीच का ये है। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम सरकार के बीच का ये प्रतिनिधि होंगे। इसमें क्या है? पूर्व के समझौते के तहत 4 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट, 2 वर्षों को प्रति माह 5,000 रुपये नकद एवं निःशुल्क राशन, ये सब दिया जाएगा उनको। परिवार को 40 × 30 फीट का आवासीय प्लाट। ठीक है, और जो कैंप लगा के मिजोरम के जाति तनाव के कारण वहाँ पर आपसी संघर्ष चल रहा था, तो उन लोगों को, ये लोग कैंप लगा के रह रहे थे, उन लोगों को अब त्रिपुरा में प्रॉपर इतनी सुविधाएं देके बसा दिया जाएगा। ठीक है, तो मिजोरम से जो विवाद चल रहा था, याद रखिएगा, मिजोरम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। फरवरी 2020 में सीपीसीबी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य की नदियों के कितने प्रदूषित राज्यों की पहचान की गई है? तो प्रदूषित राज्य कितने हैं पूर्वोत्तर राज्य की नदियों के कितने प्रदूषित हिस्सों की पहचान की गई है? हिस्से पूछ रहा है, मतलब क्षेत्र। तो वो हैं आपके 60 क्षेत्र। कितने हैं? 60 क्षेत्रों की पहचान की गई है। ठीक है, तो
इस रिपोर्ट में 60 प्रदूषित नदियों का जिक्र है, 60 प्रदूषित नदियों के प्रदूषित हिस्सों के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। और सीपीसीबी क्या है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, ये इसके तहत है। तो इसके जो कुछ ज़िले हैं जहाँ से ये प्रदूषित हो हैं उनका जिक्र है। असम के ये ज़िले हैं, मेघालय के ये ज़िले हैं। तो इतना ये पूछे जा सकते हैं, लेकिन इतना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि सीपीसीबी है कहाँ के लिए, ये पूछा सकता है। सॉरी, सीपीसीबी ने कहाँ के लिए ये मतलब प्रदूषित चिन्ह किया है प्रदूषित नदियों के पानी के हिस्सों को, तो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय कोई भी चीज़ होती मोस्टली दिल्ली वगैरह में ही होती है, नई दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली में इसका सम्मेलन हुआ। इसकी थीम ज़रूर देख लीजिएगा, विषय क्या था? न्यायपालिका और बदलती दुनिया, क्योंकि ये थीम पे बहुत क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल, तो याद रखेगा न्यायपालिका और बदलती दुनिया, ठीक है। तो इन सब विषयों पर चर्चा हुई है, जेंडर जस्टिस। तो विषयों से ज़्यादा मुझे ये लगता है कि न्यायपालिका पर ये जो बदलती दुनिया जो थीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका आयोजन करता भारत कौन करेगा? भारत में सर्वोच्च न्यायालय करेगा, जाहिर सी बात है। अब देखिए, भारत की पहली निजी सोने की खदान किस राज्य में स्थापित की जा रही है, ये पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा आंध्र प्रदेश। कहाँ की जा रही है? आंध्र प्रदेश। किसके द्वारा की जा रही है ये भी बहुत जानना ज़रूरी है। तो आगे देखते हैं इसको। निजी सोने की खदान का स्थापना स्थल जोनागिरी जिला, कर्नूल राज्य, आंध्र प्रदेश, ठीक है। कंपनी का नाम ध्यान रखिएगा, जियो मिसोर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जियो मिसोर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। खदान के विषय में कंपनी द्वारा जोनगिरी में 1500 एकड़ में खनन पट्टे का अधिग्रहण 2021 के आखिरी तिमाही खान का परिचालन प्रारंभ हो जाएगा, मतलब 21 में ये शुरू हो जाएगी, ठीक है। और 10 लाख रुपए प्रति एकड़ खर्च किया जाएगा किसानों के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में भारत के सबसे ऊंचे पाया पुल समझते हैं ना, जिसके नीचे पाए हो, ठीक है, बेस में, वैसे पुल का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो पाया पुल का जो निर्माण किया जा रहा है वो आपका है मणिपुर में। कहाँ किया जा रहा है? मणिपुर में किया जा रहा है, ठीक है। भारत के सबसे ऊंचे पाया पुल, पियर ब्रिज, ठीक, मणिपुर में किया जा रहा है। तामेलांग जिला है मणिपुर का, वहाँ पर नदी कौन सी है? माकरू नदी पे है। कहाँ पर? माकरू। तो मणिपुर की माकरू नदी पे ये पुल बनाया जा रहा है। पुल की ऊंचाई है 100 मीटर, ठीक है। आपसे ऊंचा पाया पुल कहा जा रहा है, लंबा नहीं कहा जा रहा है। सबसे ऊंचा पाया पुल, लंबाई है 555 मीटर, ऊंचाई इसकी 100 मीटर है, ये समझिएगा। और जो लंबाई है 550 मीटर है, ठीक है, मतलब करीब 550 मीटर, मतलब आधा किलोमीटर के आसपास। और लागत है 283 करोड़, ठीक है। निर्माणकर्ता जाहिर सी बात है वहीं का होगा। यह पुल 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाम तुपुल इम्फाल रेल मार्ग का क्या है? हिस्सा है। रेल मार्ग में 47 सुरंगें हैं, ये भी थोड़ी जानकारी है, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन पुल याद रखिएगा ये कहाँ बनाया जा रहा है? मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के दौरान कहाँ आए थे? तो आपको सबसे पहले तो यहाँ आयोजन, ये जो नमस्ते ट्रंप है ये पूछा जा रहा है। तो आयोजन जाहिर सी बात है आपको मालूम ही है कहाँ हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। कौन से स्टेडियम में हुआ था? मोटेरा स्टेडियम में हुआ था। स्टेडियम याद रखिएगा, मोटेरा स्टेडियम, ठीक है। कहाँ कहाँ गए थे? आगरा का ताजमहल गए थे, राजघाट गए थे, साबरमती आश्रम गए थे, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 13 फरवरी 2020 में वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया? अभी हमने आपको बताया अमेरिका से ज़्यादा ही संबंध हमारे अच्छे हुए हैं, तो अब सबसे बड़ा भागीदार हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया है। कौन बन गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया है। उसके बाद चाइना का है, और हो सकता हो अब जो रिपोर्ट है उसमें और भी कम हो गया हो चाइना का। तो भारत अमेरिका के बीच में कितना जो व्यापारिक मतलब निवेश टाइप का हुआ है वो कितना हुआ है? 87.96 बिलियन अमेरिकन। और चीन जो है 87, पीछे नहीं ज़्यादा, 87.28 बिलियन डॉलर है, ठीक है। इस तरीके से आइए आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा
कब तक देश में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना किया जाने की योजना है। मतलब दुग्ध प्रसंस्करण मतलब जो भी उत्पादन हो रहा है उसको दुगना किया जाएगा। तो इसका टारगेट क्या रखा है भारत सरकार ने, वो रखा है 2025 तक। कब तक, 2025 तक रखा है। तो इसमें क्या है, 2014-15 में दुग्ध उत्पादन इतना था, 18-19 में इतना हुआ। और हम जानते हैं कि देश पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत नंबर 1 स्थान पर है। ठीक है, ठीक है साथियों। तो वर्तमान दुग्ध प्रसंस्करण इतना है, ये थोड़ा डाटा देख लीजिएगा। दुग्ध उत्पादन अब 18-19 में 187.7 मिलियन टन का हुआ है। ठीक है, और 2025 तक इसको दुगना करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2020 में निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुरस्कार का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार किसको दिया गया है। सर्बानंद सोनोवाल, जानते हैं असम के मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार। तो ये आपको दिया गया है सर्बानंद सोनोवाल को दिया गया। किसको दिया गया है, सर्बानंद सोनोवाल को दिया गया। ठीक है, आपको डिटेल बताई दिया, ये असम के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में 1 रुपये मूल वर्ग के नोट छपना। 1 रुपये का भैया नोट छपने जा रहा है। ठीक है, 1 रुपये का नोट छपने जा रहा है। तो जाहिर सी बात है 1 रुपये का नोट जारी कौन करता है। ये नोट जारी करने वाला क्वेश्चन बहुत आता है। तो 1 रुपये का जो नोट है भैया वो जारी करता है रिजर्व बैंक, नहीं वित्त मंत्रालय जारी करता है। कौन, यही तो कन्फ्यूजन होता है, लगता है रिजर्व बैंक करता होगा, नहीं। 1 रुपये का जो छोटी मुद्रा है वो वित्त मंत्रालय ही जारी कर देता है। आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी और लेते हैं। क्या कलर है इसका, क्या किस तरीके से है। ये जो नोट होगा इसका पहले तो कलर याद रखिएगा। तो वित्त मंत्रालय द्वारा होगा, ये तो बता ही दिया आपको। और सचिव कौन है, अतनु चक्रवर्ती, उसके इनके साइन होंगे इसमें। चक्रवर्ती याद रखिएगा, चक्र बना के साइन कर देंगे। नोट का रंग जो है वो हरा और गुलाबी होगा। कैसा होगा, हरा और गुलाबी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयताकार नोट होगा जिसकी लंबाई गुणे चौड़ाई 9.7 गुणे 6.3 सेंटीमीटर। और 7 फरवरी 2020 को ये लॉन्च हो गया। और नंबरिंग पैनल में सत्यमेव जयते इनसेट लेटर एल होगा। वजन दे रखा है 90 GSM, ग्राम पर स्क्वायर मीटर। 100% कॉटन सामग्री का पेपर है, मतलब जो पेपर है उसमें कैसा 100% कॉटन टाइप का होगा। और चिन्ह रुपए का जो है वो इस तरीके का बना होगा, अनाज का डिज़ाइन होगा उसमें। ठीक है, प्रतीक में रुपए, प्रतीक में अनाज का डिज़ाइन भी बना होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखिएगा। तो रंग याद रखिएगा, थोड़ा नाप भी देख लीजिएगा जो आपको बताई 9.7 × 6.3 आपको जो नाप बताई है वो भी ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं। अभी सूचकांक, इनको कहीं एक साथ लिख लीजिए। जितने भी सूचकांक आपको इसमें दिख रहे हैं वो एक साथ लिखते चलिए, क्योंकि सूचकांक जो हैं वो बहुत पूछे जा रहे हैं पेपरों में। सूचकांक को मैं कह रहा हूँ एक पन्ने पे लिखते जाइए कहीं, जहाँ भी आपको सूचकांक दिखता जा रहा है, जो भी उसकी पिछली रेटिंग, अब की रेटिंग, भारत की रेटिंग, पहले नंबर की रेटिंग। ठीक है, जून 2020 में विश्व के विभिन्न देशों में शांति की स्थिति पर वैश्विक शांति सूचकांक जारी करी गई। शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है विश्व शांति सूचकांक में। तो विश्व शांति सूचकांक में भारत का 139वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 139वां स्थान है शांति सूचकांक में। ठीक है ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, 139वां स्थान है। इसमें पहले नंबर पे जो है भाई कौन रहेगा बताइए। पहले नंबर पे रहेगा आइसलैंड। कौन रहेगा, आइसलैंड। जब वहाँ बर्फ़ी जमी हुई है सब, तो शांति तो रहेगी भैया, कौन लड़ेगा ठंड में। ठीक, अंतिम स्थान कौन है, अफगानिस्तान का है। ठीक है, भारत का 139वां स्थान है, ये जरूर याद रखिएगा। 163 देश इसमें शामिल किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2020 में स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। तो भैया ये बताइए कौन करेगा स्वच्छ मंत्रालय का दूसरे चरण का उद्घाटन। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय नहीं, ग्रामीण विकास मंत्रालय। आपको लगेगा एक बार ग्रामीण, लेकिन इसका ऑप्शन जो है वो कौन है, जल शक्ति मंत्रालय करेगा। कौन करेगा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और पिछले 5 वर्ष शौचालय पहुंच और उपयोग की निरंतरता को बनाए रखना इसका क्या है, उद्देश्य है। तो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ही ये आएगा। ठीक है, ये मिशन अवधि 2021 से 25 तक इसमें की दी गई है। कुल लागत 1,40,881 करोड़ रुपए है। तो ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन के तहत अन्य देशों से भारत वापस आने वाले नागरिकों के कौशल मानचित्रण हेतु किस पहल का शुभारंभ किया गया है।
देखिए, जो भारत से वंदे भारत मिशन एक चलाया गया है कि जो मतलब बाहर रह रहे हैं हमारे कुछ लोग प्रवासी भारतीय जिनको कहा जाता है, उनके मानचित्रण हेतु, कौशल मानचित्रण हेतु किस पहल का शुभारंभ किया जा रहा है। ठीक है, तो वो जो जायज़ सी बात है, वो अपने देश आ रहे हैं तो कौन सी पहल होगी? स्वदेश। कौन सी पहल है? स्वदेश पहल है। ठीक है, शुभारंभकर्ता देख लीजिए कौन है? केंद्रीय कौशल एवं विकास उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अप्रैल 2020 में पेट्रोलियम उत्पादों पर कोविड-19 उपकर मतलब जो कर लग रहा है, टैक्स लग रहा है, उसके अलावा एक्स्ट्रा टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये कोविड-19 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपकर लगाने वाला कौन सा पहला राज्य है? तो वो आपका है नागालैंड। कौन है? नागालैंड। आपको लग रहा होगा ये सब होगा, नहीं, नागालैंड ने लगा दिया भैया। क्या किया इन्होंने? पेट्रोल पर 6 रुपये प्रति लीटर व डीजल पे 5 रुपये प्रति लीटर उपकर लगा दिया है। ठीक है, पेट्रोल पे लगाया और डीजल पे लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो देशों के बीच 2020 में डायमर भाषा बांध परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और नेपाल के बीच में, चीन और पाकिस्तान के बीच में, चीन और नेपाल के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। न ये है, न ये है, न ये है, तो सही कौन सा है? चीन और पाकिस्तान के बीच में। कहाँ किया गया है? चीन और पाकिस्तान के बीच में किया जा रहा है। ठीक है, देख लेते हैं इसको, कहाँ पे किया जा रहा है? कोहिस्तान ज़िला खैबर और डायमर ज़िला गिलगित बाल्टिस्तान। अब ये आप जानते हैं, जो चीन है वो हस्तक्षेप कर रहा है पीओके जो पाकिस्तान, और पाकिस्तान इतना मूर्ख है कि अपना सारा एरिया चीन के हस्तक्षेप में कर्जा की वजह से दिए दे रहा है धीरे धीरे, और जल्दी आप देखिएगा उसके परिणाम पाकिस्तान के लिए ही कितने ख़तरनाक होंगे। किस नदी पे किया जा रहा है? सिंधु नदी पे किया जा रहा है। ठीक है, ऊंचाई इसकी इतनी है। ठीक है, जो भी डायमर बांध बन रहा है, और विद्युत उत्पादन 4500 मेगावाट करेगा। ठीक है, 442 बिलियन पाकिस्तानी रुपए खर्च आया है। 15 जुलाई को इसका शुभारंभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उत्पादन क्षमता एक बार देख सकते हैं, देख लीजिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक भोपाल त्रासदी की गैस आपसे पूछी जाने लगी है, MIH पूछी जाती थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसकी वजह से दुर्घटना हुई थी, काफ़ी लोग मरे थे। अभी एक घटना हाल में विशाखापट्टनम हुई, LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का नाम भी याद रखिए, LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट। LG जानते हैं ना, LG कंपनी, LG पॉलीमर्स वो कंपनी नहीं है, मतलब नाम ऐसे याद रखिए, LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पॉलीमर की कंपनी थी, प्लास्टिक से संबंधित। इसमें एक गैस का रिसाव हुआ और काफ़ी लोग मरे। उस गैस का नाम है मिथाइल कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड। भैया उस गैस का नाम है स्टायरिन। क्या नाम है? स्टायरिन। ठीक, कहाँ हुई घटना? आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम में हुई। ठीक, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जून 2020 में भारत 2 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये PCS में आया था। ये PCS में क्वेश्चन आया था, लेकिन घुमा के आया था। कैसे आया था अभी बताता हूँ आपको। जून 2020 में भारत 2 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। दूसरा ऑप्शन है, भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र से वर्ष 2021 के लिए एकमात्र उम्मीदवार था। तो इसके दोनों ही ऑप्शन सही थे। तो जो पहला वाला क्वेश्चन है ये पूछा गया था, ये अभी आपको बताता हूँ, दोनों को डिस्कस करेंगे। तो भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में 21-22 के लिए एकमात्र उम्मीदवार बना, और जून 2020 में अस्थायी सदस्य चुने गए हैं, उसमें भारत भी है। तो देख लेते हैं कितने अस्थायी सदस्य चुने गए हैं, देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, 2 वर्ष के लिए 21-22 के लिए भारत को अस्थायी सदस्य चुना गया है UN में। ठीक है, भारत सुरक्षा परिषद में चुना गया 8वीं बार चुना गया है। पहले तो यही याद रखिए कितनी बार चुना गया है? 8वीं बार। कब कब चुना गया? 1950, 51, 67, 68, कुल मिला के 8 याद रखिए। पहली बार याद रखिएगा 50-51 आज़ादी के 2-3 साल बाद चुना गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र परिषद में सदस्य कितने हैं? 15 टोटल सदस्य होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। ठीक है, कौन कौन चुने गए? अब देखिए पीछे में क्वेश्चन क्या आया था। 4 ऑप्शन दे दिए थे, उन्होंने कहा था भारत के अलावा कौन नहीं चुना गया है।
तो ऑप्शन क्या था? पहला ऑप्शन था आयरलैंड, दूसरा ऑप्शन था मैक्सिको, तीसरा था नॉर्वे, चौथा कनाडा दे दिया था। तो कनाडा आंसर आपका नहीं था, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? चौथा ऑप्शन केन्या है। और भारत भी एक शामिल हुआ है। तो कितने सदस्य अभी शामिल हुए हैं 2020-21 के लिए? 5 सदस्य शामिल हुए हैं। भारत होते तो 10 अस्थायी हैं, लेकिन भारत के अलावा अभी जो लेटेस्ट में शामिल किए गए हैं, भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे और केन्या, ये पांचों याद रखिए, ये ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। जून 2020 में किस देश ने रेलवे के क्वेश्चन जरूर देखते चलिए, मैं रेलवे क्वेश्चन तभी मिस नहीं कर रहा हूँ। जून 2020 में किस देश के रेलवे ने विद्युतीकृत क्षेत्र में हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट वाली पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन सफलतापूर्वक चलाकर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है? भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं तो कहूँगा ये ज़रूर रट डालिए। पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन भारत ने चलाई है, और ये कहाँ चली है ये देख लीजिए। ये डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन गुजरात के पालनपुर और बोटाड रेलवे स्टेशन के बीच में, ठीक है। गुजरात के पालनपुर और बोटाड रेलवे स्टेशन में, ठीक। ओवरहेड इक्विपमेंट वाली पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन, ठीक है। ओवरहेड इक्विपमेंट मतलब ये आपका वो होता है जिससे कि ट्रेन जिस पे वायर पे चिपक के चलती है, ये आपका इंजन हो गया। तो डबल स्टैक मतलब 2 बिल्डिंग्स वाली, ठीक है। डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन है ये, ठीक। ये चलाई गई है ताकि ज़्यादा माल आ जाए उसमें। गुजरात के पालनपुर और बोटाड रेलवे स्टेशन, रट डालिए इसको, ठीक। अगला क्वेश्चन है, जून 2020 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग की है, भारत रैंकिंग 2020। उसमें पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर आपका जो है वो आपका है IIT मद्रास। कौन है? IIT मद्रास है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो ये याद रखिएगा रैंकिंग कौन है। पहले स्थान पे IIT मद्रास, दूसरा स्थान बेंगलुरु का है। IIT मद्रास, फिर बेंगलुरु का विज्ञान संस्थान है, ठीक है। इंजीनियरिंग श्रेणी में पहले स्थान पे IIT मद्रास है, ठीक। विश्वविद्यालय में लेकिन अगर पूछा जाए प्रथम स्थान पर कौन है, समग्र में तो देखिए दोनों वही हैं, और इनको अलग अलग कर दीजिए। तो इंजीनियरिंग में पहला स्थान IIT ले लेगा, और विश्वविद्यालय में बेंगलुरु वाला ले लेगा, ठीक। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु वाला। और प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद है, ठीक। और चिकित्सा श्रेणी में अगर पूछा जाए तो एम्स जो अपना दिल्ली वाला है वो है। आइए आखिरी क्वेश्चन आज का देखते हैं। अप्रैल 2020 में प्रख्यापित संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अध्यादेश 2020 में संसद सदस्यों के वेतन में कितनी कटौती कर दी गई? जाहिर सी बात है, हर जगह सैलरी काटे दे रहे हैं भैया, तो यहाँ पर भी सैलरी काट दी गई है सांसदों की। 2000 भैया ज़्यादा समय के लिए नहीं काटेंगे, हमने बताया था ना, 2 साल ज़्यादा काटी गई है उस भत्ते में, लेकिन जो उनकी जो सैलरी है उस पर भी, भत्ते पेंशन में उस पर भी कटौती की गई है। वो कटौती है आपकी कौन सी है? 30% की सैलरी कटी है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। मिलेंगे अगले भाग में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आगे जो है आपको इकोनॉमी के क्वेश्चन कुछ पढ़ाऊंगा, और पुरस्कार और स्पोर्ट के क्वेश्चन, जो बहुत रेलवे में स्पोर्ट और पुरस्कार के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो मिस मत करिएगा, बने रहिए। ये सारे पार्ट आपको मैं करीब 500 क्वेश्चन करा दूंगा, तो आप इससे बाहर नहीं आएगा, मैं बता दे रहा हूँ अभी से आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अगले भाग में। स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।